नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी की डोज में। आज है 19 तारीख और 19 तारीख से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलता रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहले क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि जो हमने कल का क्वेश्चन आपको दिया था, who became the first woman to be appointed as the chief of the UK's Foreign Intelligence Agency MI6 in June 25। जून 2025 में ब्रिटेन की जो विदेशी खुफिया एजेंसी थी MI6, इसकी प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी थी, कल का सवाल था। तो करेक्ट आंसर है आपका ब्लेज मैट्रिवेली, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको कमेंट जरूर करिए, सही हो या गलत हो डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर तो दीजिए, स्टार्ट तो करिए आप लोग। सही आना बाद में शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। पहले क्वेश्चन से चलते हैं आज। हाल ही में WHO द्वारा किस नए कोविड-19 वेरिएंट को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग घोषित किया गया है, जिसमें रेजर ब्लेड थ्रोट जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं? Which recent COVID-19 variant has been listed by WHO as variant under monitoring due to symptoms like razor blade throat? ऑप्शंस हैं आपके XBB 1.5, NB 1.8.1 निम्बस, XFG स्ट्रेटस या BA 2.86। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NB 1.8.1 निम्बस। इस वेरिएंट को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग घोषित किया गया है, जिसमें रेजर ब्लेड थ्रोट जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। NB 1.8.1 जिसे निम्बस कहा जा रहा है, ओमिक्रॉन का एक नया सब वेरिएंट है। इस वेरिएंट में नया लक्षण देखा जा रहा है रेजर ब्लेड थ्रोट यानी बहुत तेज गले में दर्द होना। WHO ने इसे जनवरी 2025 में पहचाना और अब इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की सूची में शामिल भी किया गया है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। भारत और यूक्रेन की पहली कृषि संयुक्त कार्य समूह बैठक कब हुई है? When was the first India-Ukraine joint working group meeting on agriculture held? ऑप्शन है आपके 16 जून 2025, 17 जून 2025, 18 जून 2025 या 19 जून 2025। तो फर्स्ट मीटिंग, जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंडिया और यूक्रेन की एग्रीकल्चर के मुद्दे पर 18 जून 2025 को हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत यूक्रेन की पहली कृषि JWG यानी कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसकी बैठक 18 जून 2025 को वर्चुअल मोड में हुई है और भारत की ओर से अजीत कुमार साहू और यूक्रेन की ओर से अक्साना ओस्माचको ने बैठक की अध्यक्षता की है। भारत ने डिजिटल कृषि, जलवायु रहित खेती और ई-नम जैसे इनिशिएटिव्स को हाईलाइट किया। अगला सवाल है, योग संगम 2025 में सबसे ज्यादा पंजीकरण किस राज्य से हुए? Which state has the highest number of yoga registrations for योग संगम 2025? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो योग संगम 2025 में सबसे ज्यादा पंजीकरण राजस्थान से हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अभी कल तक इसमें लगभग 4.5 4.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। योग संगम 2025 के लिए अब तक 4 लाख से पंजीकरण हो चुके हैं। राजस्थान सबसे आगे है, 1.38 लाख प्लस स्थानों पर आयोजन। और PM मोदी 21 जून को विशाखापट्टनम में 5 लाख से अधिक लोगों के साथ योग करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया INS अर्नाला किस प्रकार का युद्धपोत है? What type of warship is INS अर्नाला recently inducted into the Indian Navy? ऑप्शंस हैं आपके मिसाइल करवेट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक या फिर स्टील्थ फ्रीगेट। तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया हाल ही में INS अर्नाला, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, यानी कि उथले जल में यानी कि कम गहराई वाले जल में
जो सबमरीन्स होती है ना पनडुब्बियां, उनका पता लगाना और उन पे हमला करके तबाह करना, इसलिए इसको डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आईएनएस अरनाला को 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान में शामिल किया गया है। यह भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी युद्ध पोतक है, यानी कि भारत में ही इंडिया, मेड इन इंडिया है। और ASW शैलो वाटरक्राफ्ट है। यह पोत पनडुब्बियों की खोज और नष्ट करने, तटीय निगरानी, खोज एवं बचाव जैसे अभियानों में सक्षम है और 1490 टन से अधिक भार वाला नौसेना का सबसे बड़ा ASW पोत है। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा निजी वाहनों के लिए शुरू किया गया 3000 रुपए का फास्टैग एनुअल पास कितने टोल फ्री यात्राओं तक वैध है? The 3000 FASTag annual pass launched by the Indian government for private vehicles is valid for how many toll-free trips? ऑप्शंस है आपके 100 ट्रिप के लिए फ्री है, 150 ट्रिप के लिए वैलिड है, या फिर 200 ट्रिप के लिए, या फिर 1 साल के लिए अनलिमिटेड। 3000 भारत सरकार द्वारा जो निजी यानी कि प्राइवेट व्हीकल्स हैं इनके लिए शुरू किया गया 3000 रुपए का फास्टैग जो है ना एनुअल पास, ये पूरे साल में 200 ट्रिप के लिए वैलिड रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 0 हो गया, सॉरी, सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह पास 15 अगस्त 2025 से लागू होगा और केवल गैर व्यावसायिक 4 पहिया वाहन यानी कि कार, जीप, वैन के लिए ही मान्य होगा। स्कीम के तहत 3000 रुपए में 200 टोल फ्री यात्राएं या 1 साल जो पहले हो उसकी वैधता दी जाएगी। यह पहल डिजिटल मोबिलिटी, पारदर्शिता और हाईवे पर यात्रा को आसान बनाने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब कौन सा लाभ प्राप्त होगा? What new benefit has been extended to central government employees under the Unified Pension Scheme UPS? ऑप्शंस हैं आपके प्रोविडेंट फंड लोन, बोनस फॉर अर्ली रिटायरमेंट, रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेच्युटी, या फिर फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी भी प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट और मृत्यु पर ग्रेच्युटी का भी लाभ मिलेगा। यह सुविधा अब ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर कर दी गई है, जिससे सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और यूपीएस को वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है, जिसमें एक बार शामिल होने का विकल्प भी उपलब्ध है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे डेट्स, 24 को अधिसूचित किया गया था और 1 अप्रैल से यूपीएस है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये लागू हुआ था। मिजोरम सरकार ने किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि बहुभाषी शासन को बढ़ावा दिया जा सके? Which platform has the government of Mizoram signed an MOU, Memorandum of Understanding, with to promote multilingual governance? ऑप्शंस हैं आपके दीक्षा, भाषिनी, उमंग या माई गवर्नमेंट। तो जो मिजोरम सरकार है ना, इसने भाषिनी प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि बहुभाषिनी के मल्टी लैंग्वेज में शासन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। मिजोरम सरकार और भाषिनी यानी कि डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के बीच 18 जून 2024 को बहुभाषी शासन के लिए समझौता हुआ। इस पहल का उद्देश्य मिजो समुदाय को स्थानीय भाषाओं में डिजिटल पहुंच प्रदान करना और भाषाई विरासत की रक्षा करना है। यह समझौता डिजिटल इंडिया मिशन के तहत समावेशी डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किस 3 संस्थाओं के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? Which 3 institutions have signed a tripartite MOU to promote inclusive education for persons with disabilities? ऑप्शंस है आपके NCERT, NIOS, AICTE, DEPWD, NCERT या NIOS, UGC, NIOS या CBSE, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका DEPWD, AICTE, NCERT। तो दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु DEPWD, NCERT और NIOS
इन 3 संस्थाओं के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब ये 3 हैं तो इनके फुल फॉर्म क्या है? जैसे पहला है DEPWD, इसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। फिर है आपका NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है आपका NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह त्रिपक्षीय समझौता 18 जून 2025 को नई दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, जो RPWD एक्ट 2016 और NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है। RPWD होता है आपका राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसके तहत NIOS विशेष मान्यता प्राप्त संस्थान SAIED बनाएगा, जबकि NCERT पाठ्यक्रमों की समीक्षा और अनुकूलन का कार्य करेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 बीइंग हेल्ड? ऑप्शन है आपके फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या नीदरलैंड। तो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा 2024 में भी जर्मनी में ही हुआ था। तो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 16 से 26 जून तक बॉन जर्मनी में किया जा रहा है। यह सम्मेलन UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत होता है और COP30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 से पहले जलवायु नीतियों की दिशा भी तय करेगा। इसमें 5000 से अधिक प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, सरकारी अधिकारी, स्वदेशी नेता और नागरिक संगठन भाग ले रहे हैं, जो अनुकूलन, जलवायु वित्त और क्रियान्वयन रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, एक्सियम मिशन 4 AX4 जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भाग ले रहे हैं, अब किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? On which date is the Axiom Mission 4 featuring Indian astronaut Subhanshu Shukla now scheduled to launch? ऑप्शंस हैं आपके जून 18, जून 20, जून 22 या जून 25। यानी कि एक्सियम 4 मिशन जो है ना, ये पहले लॉन्च होना था 19 जून को, लेकिन अब उसको रीस्केड्यूल किया गया है और अब जो लॉन्च होगा ये होगा 22 जून 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक्सियम 4 मिशन को अब 22 जून 2025 को लॉन्च किया गया है, जिसे पहले से स्थगित किया गया था। मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला शामिल हैं, जो एक पायलट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ जाएंगे। यह मिशन ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रूसी ज़्वेज़दा मॉड्यूल की मरम्मत के बाद क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टाला गया है, और यह भारत की निजी अंतरिक्ष उड़ानों में भागीदारी का एक ऐतिहासिक कदम भी है। तो ये थे आपके टॉप 10 करंट अफेयर्स 19 जून के। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखें और कम से कम अपने सक्सेस के लिए एक कदम आगे बढ़िए। अब है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द इनॉग्यूरल हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 बीइंग हेल्ड? ऑप्शन है आपके बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा आप लोगों ने बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है और करिए। गलती भी होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे कोई अवार्ड नहीं दिया जा रहा है कि सही हो गया तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो नहीं। कोशिश करिए, होगा तो होगा, गलत होके ही सही होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।